हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग चंद्रा। आज के इस क्लास में हम लोग साउंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 9 के फिजिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है, तो इसको हम लोग वन शॉट वीडियो के फॉर्म में देखते हैं। अभी हम लोग इसको हाफ एन आवर में इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, साउंड क्या होता है। साउंड जैसे मैं बोलूँगा तो आपके माइंड में आना चाहिए कि साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है, एक तरह का एनर्जी होता है, तभी तो हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन पा रहे हो, ठीक है ना। ये एक एनर्जी का ही तो ट्रांसमिशन है, और जो क्या करता है, एक वेव की तरह ट्रेवल करता है। साउंड क्या होता है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो वेव की तरह ट्रेवल करता है। और इससे हम लोग को क्या मदद मिलता है कि हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। सोचो अगर साउंड नहीं रहता, एक दूसरे का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, तो कितना टफ हो पाता, ये मतलब जीना मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए साउंड क्या होता है, बहुत ही इसेंशियल है, एक काफ़ी रिक्वायरमेंट है, हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और एक एनर्जी का फॉर्म। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वेव क्या होता है। वेव क्या होता है, जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है विदाउट मूविंग द पार्टिकल। जैसे अगर भीड़ लगा हुआ है, लोगों का भीड़ लगा हुआ है, सपोज ऐसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं, तो ये अगर आदमी आगे वाले आदमी को अगर धक्का देता है, तो ये इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आगे वाले को धक्का दे देता है, फिर ये आगे वाले को धक्का दे देता है, तो इसका एनर्जी धीरे धीरे कहाँ तक ट्रांसफर हो जाता है, बहुत आगे तक चला जाता है। इसी को हम लोग वेव कहते हैं। वेव मतलब क्या होता है कि इस आदमी का एनर्जी तो ट्रांसफर हुआ, बट इसका मूवमेंट नहीं हुआ। तो वही एकदम सेम वेव को हम लोग एज ए डिफिनेशन की तरह दिखते हैं। तो ये एक क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है और मूवमेंट होता है, दैट ट्रांसफर एनर्जी, जिसमें एनर्जी का तो ट्रांसफर होता है थ्रू मैटर और स्पेस, मतलब मैटर के कारण, ठीक है ना। मैटर का मतलब डायरेक्ट मूवमेंट नहीं होता है, बस इसमें क्या होता है कि उसके एनर्जी का ट्रांसफर। तो मतलब वेव में क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया साउंड क्या होता है, वेव क्या होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ पढ़ते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ वेव्स। तो वेव हम लोग को अलग अलग तरह के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो अभी आपको क्लास 9th में पढ़ना है, तो टाइप 1 के अकॉर्डिंग, टाइप 1 मतलब मीडियम के अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इज योर मैकेनिकल वेव, सेकंड इज योर नॉन मैकेनिकल वेव। देखो मैकेनिकल वेव क्या होता है, अब हम लोग एक एक वेव पढ़ते हैं। मैकेनिकल वेव होता है कि जिसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, मतलब वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है, उसे हम लोग कौन सा वेव बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे तो दोज वेव विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, ठीक है ना। जिसका एग्जाम्पल होता है साउंड वेव, मतलब ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, इसको कुछ हेल्प चाहिए जो वो पार्टिकल्स मूव कराए, ठीक है ना। जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट भी किए हुए हैं, जैसे वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है, एक अंदर बेल लगा के, एकदम सेम उसी का एग्जाम्पल है मैकेनिकल वेव का। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होते हैं, जो कहीं भी ट्रेवल कर जाए, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाए, मीडियम में भी ट्रेवल कर जाए, वैसे वेव को हम लोग बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। अगर इनका डिफिनीशन देखेंगे तो देखिए, विच दोज वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, जिनको कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है लाइट। लाइट कहाँ से आता है, सन से आता है, अदर सेलेस्टियल बॉडी से आता है, लेकिन बीच में क्या है, वैक्यूम है, बट ये आसानी से पास हो पाता है। तो यानी इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। अगर मीडियम मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं भी मीडियम मिल गया तो ये आसानी से ट्रेवल कर जाता है। तो इसका आप लोग एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। नॉन मैकेनिकल का हमारा लाइट, और मैकेनिकल वेव में हमारा क्या हो जाता है, साउंड। तो इसी तरीके से वेव को हम लोग एक और पार्ट से डिवाइड किए हुए हैं, दैट इज योर ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। ट्रांसवर्स वेव देखो पहले ट्रांसवर्स जैसे मैं बोलूंगा तो आप ऐसे समझ जाना। मूवमेंट ऐसे चल रहा है, मूवमेंट ऐसे चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे चल रहा है, और डिस्टर्बेंस कैसे चल रहा है, ऊपर नीचे। यानी डिस्टर्बेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है। डिस्प्लेसमेंट ऐसे जा रहा है और डिस्टर्बेंस ऊपर नीचे हो रहा है, यानी इस पे वो परपेंडिकुलर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो चलिए इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। ए वेव वेयर द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन, मतलब जैसे वो जा रहा है उस पर वो क्या है, डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है, वो परपेंडिकुलर हो रहा है। तो इसका कुछ एग्जांपल देखेंगे तो लाइट वेव। लाइट कैसे ट्रेवल करता है, ऐसे ट्रेवल करता है, बट इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस कारण ये मुझे एकदम लगता है कि 60 से पार हो गया, लेकिन ये ऐसे ट्रेवल नहीं होता, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है। जैसे हम लोग लाइट का डिफिनेशन पढ़ते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, नहीं, वो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है। इसका स्पीड हाई होने के कारण मुझे लगता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, बट ये क्या करता है, ट्रांसवर्स वेव की तरह ट्रेवल करता है, ट्रांसवर्स वेव की तरह ट्रेवल करता है। अब इसी का अपोजिट आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर देखेंगे
तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जो डिस्टर्बेंस हो रहा है ये दोनों क्या होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, एक साथ यू में से दैट पैरेलल होने चाहिए। जैसे देखिए ये डिस्टर्बेंस भी ऐसे हो रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा रहा है, मतलब दोनों के सेम डायरेक्शन है, दोनों के सेम डायरेक्शन है। तो ऐसे वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक बार डिफिनीशन देखें, वैसा वेव जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, वो पैरेलल होते हैं किसके, प्रोपेगेशन के, किसके, प्रोपेगेशन के। इसका एग्जांपल है साउंड वेव, इसका एग्जांपल है साउंड वेव, ठीक है ना। अगर कुछ हम लोग अगर जानवर का एक एग्जांपल ले, तो जैसे घोड़ा कैसे चलता है, घोड़ा कैसे चलता है, टिक 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 टिक, तो वो कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। वो कैसा है, वेव है ट्रांसवर्स वेव। घोड़ा एकदम ऊपर नीचे पैर उठा उठा कर चलता है। बट टर्टल, कछुआ कैसे चलता है, कछुआ कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो फिर उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और प्रोपेगेशन दोनों क्या होते हैं, एक तरह से होते हैं। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रांसवर्स वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे ये हर वेव के कैरेक्टरिस्टिक में काउंट होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, ट्रांसवर्स वेव का भी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, बट थोड़ा सा इसको ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में पढ़ना आसान होता है, तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव के ही फॉर्म में पढ़ेंगे। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो क्रेस्ट, ट्रफ, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड, इतने पार्ट्स हैं जिसको हम लोग डेफिनेशन वाइज पढ़ते हैं। लेकिन एक हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये लोग क्या होते हैं, एक डायग्राम के फॉर्म में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए एक मैं ट्रांसवर्स वेव का डायग्राम बनाया, एक बस अभी डायग्राम के फॉर्म में पढ़ लेते हैं, फिर एक एक का डिफिनीशन पढ़ के उसको हम लोग अच्छे से फिर एग्जाम्पल के फॉर्म में पढ़ेंगे। क्रेस्ट क्या होता है, किसी भी वेव का ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। ट्रफ क्या होता है, किसी भी वेव के सबसे नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। वेव लेंथ क्या होता है, वेव लेंथ क्या होता है, दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग लेमडा से इंडिकेट करते हैं, लेमडा को इस तरीके से लिखते हैं। मतलब वेवलेंथ ये होता है, ये बोल दो या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ बोल दो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। अगर एम्पलीट्यूड का बात करें, एम्पलीट्यूड को हम लोग जनरली ए से इंडिकेट करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव जितना ऊपर जंप कर रहा है इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यानी दिस इज योर एम्पलीट्यूड, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से बोलते हैं। टाइम पीरियड इज योर कैपिटल टी। टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे देखो वेव जब कैसे चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये एक चक्कर लगाया, ठीक है। तो ये एक चक्कर लगाया, फिर यहाँ से यहाँ तक इसका कितना हो गया, ये दूसरा चक्कर हो गया। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का जस्ट उल्टा, एक सेकंड में वो कितना चक्कर लगा रहा है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। और वेव स्पीड क्या होता है, वेव का जो स्पीड होता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इन लोग का रिलेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो चलिए सारे कैरेक्टरिस्टिक में जितने भी टर्म्स हैं उनका एक एक बार हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। तो पहला डिफिनीशन आता है क्रेस्ट क्या होता है। तो क्रेस्ट तो वही बात है कि जैसे वेव जा रहा है तो इसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। तो द पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव विच इज एबव द लाइन ऑफ द जीरो डिस्टर्बेंस, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो डिस्टर्बेंस। और इस पे जो एबव जो पॉइंट है दिस इज नोन एज क्रेस्ट। इसको हम लोग हम्प भी बोल सकते हैं या फिर एलिवेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत आसान सा टर्म्स है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रफ। इसका जस्ट अपोजिट, जस्ट जो आप लोगों ने ये पढ़ा बस उल्टा माइंड सोच लो। तो ये क्या बोलता है, द पार्ट ऑफ द वेव विच इज बिलो द जीरो डिस्टर्बेंस। ये जीरो डिस्टर्बेंस हमारा चल रहा है, इसका सबसे नीचे वाला पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट यहाँ पर क्या बच्चे लोग, ट्रफ, ठीक है ना। तो इसका जस्ट उल्टा बोलेंगे। एलिवेशन था तो इसको हम लोग डिप्रेशन बोल सकते हैं, हम था तो इसको हम लोग नीचे के डायरेक्शन में क्या बोल सकते हैं, हॉलो बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं वेव लेंथ क्या होता है। वेव लेंथ होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। कोई भी आप उठा लो, उसको हम लोग जैसे ये दो क्रेस्ट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज योर वेव लेंथ। या फिर ये दो ट्रफ है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। ये एक तरह का लेंथ ही है, तो इसका यूनिट हम लोग मीटर में यूज करते हैं। अगर बहुत छोटा रहा तो एंगस्ट्रॉम भी यूज करते हैं, वो हम लोग एज ए न्यूमेरिकल टाइप से ढल जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड का बात करें
तो द डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो मीन पोजीशन कौन सा है, ये जैसे ये वेव है तो इसका मीन। एक्सट्रीम पोजीशन कौन सा है, ये ऊपर वाला, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। बाद में इसी को हम लोग लाउडनेस के फॉर्म में पढ़ेंगे, इंटेंसिटी के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग बस इतना पढ़िए कि ये मीन पोजीशन और फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, और इसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बात करें तो अगर एक हम लोग वेव बनाए इधर, वेव अगर हम लोग इधर बनाते हैं सपोज, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। इसको हम लोग कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव और साइकिल, ठीक है ना, एक पूरा कंप्लीट वेव कंप्लीट कर दे या फिर साइकिल, एक ही बात है, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम लिखा हुआ है तो इसका यूनिट अंडरस्टूड वाली बात है कि क्या होगा, सेकंड होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टर्म हमारा होता है फ्रीक्वेंसी। चलिए अब हम लोग फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में जितना साइकिल कंप्लीट करता है दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक नंबर होता है, एक फ्रीक्वेंसी एक नंबर होता है जिसको हम लोग आगे चल के इसका यूनिट हम लोग हर्ट्ज में पढ़ते हैं। जैसे एक सेकंड में, जैसे मान लो कि एक सेकंड में ये यहाँ तक ट्रेवल किया तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना कहलाएगा, ये एक चक्कर, ये दो चक्कर और ये आधा चक्कर, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना कहलाएगा, 2.5, ठीक है ना, 2.5 कहलाएगा। यही होता है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, ठीक है। इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। ये आगे चल के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं और इसका एक रिलेशन भी आता है वेवलेंथ के साथ, जिसको हम लोग ड्राइव करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग चाहे एफ से इंडिकेट करते हैं, नहीं तो फिर इसको म्यू से इंडिकेट करते हैं। म्यू कुछ है नहीं, वी टाइप का शेप रहता है, थोड़ा सा ऐसे हम लोग घुमा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसको एनसीईआरटी यही यूज़ करता है, लेकिन कहीं कहीं बुक आपका एफ भी यूज़ करता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी एक तरह से टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या फिर इसको हम लोग रिवर्स भी बोल सकते हैं, टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं वेव स्पीड। अगर फ्रीक्वेंसी का बात करें तो ये हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप सुन लीजिए, जो हम लोग सुनते हैं उसका हम लोग का 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट ऑडिबल साउंड के टॉपिक में इस चीज़ को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या, वेव का स्पीड, तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द वेव या फिर वेव स्पीड। इसका यूनिट क्या होगा, स्पीड लगा हुआ है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, मीटर पर सेकंड। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसका हम लोग को रिलेशन पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक डेफिनेशन जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक हम लोग अगर वेव का बात करें, जैसे मैं इस वेव को बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस वेव का मैं ऐसे बात करता हूँ आपको, तो ये जो आपका है वेवलेंथ जो है वो एक तरह का किसका रोल निभाता है, डिस्टेंस का रोल निभाता है। वेवलेंथ एक तरह का किसका रोल निभाएगा, डिस्टेंस का। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेव स्पीड को भी से इंडिकेट करेंगे और डिस्टेंस का रोल कौन निभाता है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ किससे, डिस्टेंस किससे रिप्लेस हो जाएगा, लेमडा से। और टाइम हमारा टी रहेगा। तो 1 अपॉन, तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, लेमडा को तो मैं लेमडा ही लिख दिया, वेवलेंथ को एज इट इज लिख दिया, इसको 1 अपॉन टी को साइड में कर दिया। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 अपॉन टी क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। 1 अपॉन टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू लेमडा इनटू म्यू, ठीक है ना। तो इसका अगर लैंग्वेज के फॉर्म में बोल सकते हैं कि वेव स्पीड इज व्हाट, वेव स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद दो टर्म्स आते हैं, कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। अब यहाँ से जो हम लोग केवल कंप्लीट साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो साउंड्स के नाम पे वेव के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग कंप्लीट साउंड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो साउंड को तो हम लोग जानते ही हैं, साउंड का प्रोपेगेशन कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टर्बेंस क्या होता है, पैरेलल होता है। मतलब ये इस टाइप का प्रोपेगेशन जाता है, इस टाइप का प्रोपेगेशन जाएगा और फिर थोड़ा सा गैप कर करके जाएगा, फिर क्लोजली जाएगा, फिर गैप कर करके जाएगा।
जैसे वो मिट्टी में चलने वाले कीड़े देखते हैं ना, वो ऐसे बॉडी को फिर सिकोड़ लेते हैं, फिर इलोंगेट करते हैं, फिर सिकोड़ लेते हैं, फिर इलोंगेट करते हैं। सेम उसी तरह से साउंड चलता है। पहले क्या करता है, सिकोड़ लेगा, फिर ऐसे लॉन्ग करेगा, फिर सिकोड़ लेगा, वैसे लॉन्ग करेगा। तो ये जो सिकुड़ा हुआ पार्ट है, इसी को हम लोग कॉम्प्रेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन। और फिर ये जो थोड़ा सा गैप कर करके चलेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो कॉम्प्रेशन क्या होता है, अगर डिफिनीशन देखने हैं तो ए रीजन, एक ऐसा एरिया जिसमें जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसमें पार्टिकल्स काफ़ी क्या होते हैं, क्लोजर हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, क्लोजर हो जाते हैं। जो नॉर्मल उनका चलने का ढंग है उससे वो क्लोजर हो जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन बोलते हैं। अगर रेयर फ्रैक्शन का बात करें तो जस्ट उल्टा, जो नॉर्मल सेपरेशन है इससे थोड़े से गैप कर करके चलेंगे। तो ए रीजन इन विच लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द पार्टिकल्स आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल सेपरेशन। नॉर्मल सेपरेशन से क्या रहती है, ज़्यादा गैप कर करके चलते हैं, ठीक है ना। इसको मैंने एक डायग्राम से समझाया था। ये आपका पार्ट क्या हो गया, रेयर फ्रैक्शन का, फिर ये आपका हो गया कॉम्प्रेशन का, फिर आपका ये क्या हो गया, रेयर फ्रैक्शन का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। साउंड ऐसे भी बहुत आसान चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ज़्यादा मार्क्स आपका वेटेज, कम मेहनत में अच्छा मार्क्स ये चैप्टर देकर जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड्स कैसे प्रोपेगेट होता है। जैसे कोई एक व्यक्ति बोल रहा है, आपके कान तक आ रहा है, तो वो कैसे प्रोपेगेट हो रहा है। तो जैसे प्रोपेगेशन का बात करेंगे तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए वाइब्रेशन। तुरंत आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए, वाइब्रेशन। तो साउंड क्या होता है, वाइब्रेट करता है। जैसे कोई आदमी बोल रहा है, यानी उसका वोकल कॉर्ड यहाँ पर जो रहता है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और वाइब्रेशन से साउंड्स प्रोड्यूस होता है। और जैसे वो प्रोड्यूस होता है तो वो एनर्जी के फॉर्म में जो हमारे मुंह के पास जो एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वहाँ पर चला जाता है। वो एयर मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को कैप्चर करता है। फिर वो क्या करते हैं, बगल वाले एयर मॉलिक्यूल्स को पास करते हैं, फिर वो बगल वाले एयर मॉलिक्यूल्स को पास करते हैं एज अ वेव की तरह। ऐसे चलते 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 जो हमारे कान के पास जो एयर मॉलिक्यूल्स है वहाँ पर वो एनर्जी आ जाता है, और फिर वो एनर्जी हमारे कान में चला जाता है, फिर हम लोग सुन पाते हैं। इसी तरीके से साउंड्स का प्रोपिगेशन होता है। साउंड इसी तरीके से पास होता है। तो एक लैंग्वेज के टर्म में अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो व्हाट इज द प्रोपिगेशन ऑफ साउंड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स करता है, देन द एयर लेयर अराउंड इट ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो जहाँ उसके, जैसे वो बोला, उसके अगल बगल जितने के एयर लेयर्स हैं वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इन एग्जैक्टली द सेम वे कैरी द साउंड वेव फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग द ऑब्जेक्ट। मतलब उस ऑब्जेक्ट के किनारे जितने भी एयर है वो सारे क्या कर लेते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, और वो धीरे 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 क्या हो जाते हैं, हमारे ईयर तक पास हो जाते हैं, और वही एनर्जी हमारे ईयर में इंटर करता है और फिर हम लोग सुन पाते हैं। तो इसी तरह से साउंड का प्रोपेगेशन चलता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। तो साउंड के बारे में तो हम लोग जान ही गए कि ये एक कैसा वेव है, मैकेनिकल वेव है। मतलब इसको प्रोपेगेट होने के लिए एक मीडियम चाहिए। तो हर मीडियम में इसका साउंड का स्पीड अलग अलग होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक पढ़ना। तो फर्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ये तो हम लोग जानते हैं कि ये तो मैकेनिकल वेव है, तो इसको एक मीडियम चाहिए प्रोपेगेट होने के लिए। तो बेसिकली जो ज़्यादा जो कम्युनिकेट होता है साउंड्स का, वो एयर के फॉर्म में होता है। तो एयर में आप याद रखिए, एज अ फैक्ट टाइप से आप याद कर लीजिए, इस पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में होता है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ये 331 होता है, ये 331 मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन अगर हम लोग रूम टेम्परेचर का बात करें, रूम टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 20 से 25 डिग्री के आसपास रहता है। तो 20 से 25 डिग्री में होता है 343 मीटर पर सेकंड। ये बुक टू बुक थोड़ा वेरी भी करते हैं, किसी किसी बुक में 320 भी होते हैं, 325 भी होते हैं, लेकिन आप 343 मीटर पर सेकंड आप मानकर चल सकते हैं। तो इसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। तो मीडियम तो हर तरह के हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ता है वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड बढ़ते जाता है, वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड बढ़ते जाता है। तो ऑब्वियस बात है, एयर का डेंसिटी सबसे कम होता है, तो यानी स्पीड क्या होता है साउंड का, एयर में सबसे कम होगा। लिक्विड का डेंसिटी उसके बाद होता है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, लिक्विड में उससे ज़्यादा होगा, फास्टर होगा। और सॉलिड तो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। एल्युमिनियम में तो साउंड ऑफ स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। देखते हैं ना घर में अगर बर्तन गिरता है तो वो कितना शोर करता है। तो एकदम सेम उसी तरीके से द स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट इन सॉलिड। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है,
देन फास्टर इन लिक्विड, लिक्विड में उसके बाद होता है, और गैसियस में सबसे स्लो होता है, स्लोएस्ट इन द गैसियस फॉर्म, ठीक है ना। अल्मुनियम में तो बहुत ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड है, ये 1 सेकंड में 6420 मीटर ट्रेवल करता है, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा ये अगर अल्मुनियम का बर्तन अगर आपसे गलती से भी गिर गया तो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगला हमारा टॉपिक आएगा, कुछ डिफिनीसन है, कुछ डिफिनीसन है, बहुत ही छोटे छोटे डिफिनीसन है। तो स्टार्ट होता है, नाम से आप पकड़ो, ऑडिबल साउंड। ऑडिबल मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग सुन सकते हैं, दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर, जिसको हम लोग सुन लिए वो ऑडिबल साउंड। तो ऑडिबल साउंड जनरली अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में पड़े तो ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो आवाज़ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड बोलते हैं। इनऑडिबल, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, इसका जस्ट उल्टा, जिसको दैट कैनॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर, तो वैसे साउंड्स को हम लोग कैसे बोलते हैं, इनऑडिबल साउंड्स। इनऑडिबल साउंड्स क्या होता है, ऑडिबल साउंड का जस्ट अपोजिट। ऑडिबल साउंड्स दैट इज डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर्स, इनऑडिबल दैट इज नॉट डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर। तो इसका क्या होता था, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता था, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, 20 हर्ट्ज से कम कर दो या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा कर दो तो वो हम लोग सुन ही नहीं पाएंगे। वैसे साउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑडिबल साउंड्स, ठीक है ना। अब इनऑडिबल साउंड्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, एक होता है इंफ्रासोनिक और एक होता है अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक क्या होता है, जो 20 हर्ट्ज से कम होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, कुछ कुछ काम में इसका काफ़ी हम लोग हेल्प लेते हैं, जिसको हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ेंगे। तो इंफ्रासोनिक साउंड्स व्हाट, वैसे साउंड जिसका 20 हर्ट्ज से क्या हो जाए, उसका कम हो जाए फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासोनिक क्या हो गया, जिसका 20,000 हर्ट्ज से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, दैट साउंड इज नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड्स। इसके बाद सब सोनिक, सोनिक और सुपरसोनिक के बारे में पढ़ते हैं। सोनिक बूम कुछ है नहीं, जो एयर का जो आवाज़ होता है, जैसे बहुत तेज़ हवा चलता है तो एयर का एकदम जो आवाज़ टाइप आता है, जैसे लू लहर वाले दिन में जो एयर का आवाज़ होता है, वही है सोनिक बूम है। इसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज योर सब सोनिक स्पीड। सब सोनिक स्पीड क्या होता है, वैसा साउंड जो स्पीड ऑफ साउंड से कम होता है, जो स्पीड ऑफ साउंड से कम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब सोनिक। जैसे स्पीड ऑफ साउंड कितना है, 343 मीटर पर सेकंड, उससे अगर कम हो गया तो सब सोनिक साउंड हो गया। सोनिक साउंड क्या होता है, जो स्पीड ऑफ साउंड के बराबर हो गया, और स्पीड ऑफ साउंड हमारा क्या है, 343 मीटर पर सेकंड, उसके जस्ट बराबर हो गया, दैट साउंड इज नोन एज सोनिक स्पीड। एंड सुपरसोनिक, जस्ट जिससे क्या हो जाए, स्पीड ऑफ साउंड से क्या है, ज़्यादा है, स्पीड ऑफ साउंड से क्या है, वो ज़्यादा है, मतलब 343 मीटर पर सेकंड से जो ज़्यादा स्पीड है जिस ऑब्जेक्ट्स का, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सुपरसोनिक स्पीड्स, ठीक है ना। अब इसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट होता है पिच। फर्स्ट क्या होता है, पिच, ठीक है ना। पिच के बारे में अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। पिच पहले आप ये समझ लो, जिसका पिच ज़्यादा होगा उसके आवाज़ में श्रिलनेस होगा। श्रिलनेस कहने को तो कि मधुर आवाज़ होगा, ठीक है ना। जिसका पिच लो होगा उसका आवाज़ क्या हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा श्रिलनेस कम होगा, और मतलब वो भद्दा टाइप का आवाज़ निकलेगा। जैसे ये मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे ये देखिए, ये क्या है, जैसे इसका रोटेशन काफ़ी कम चल रहा है, साइकिल काफ़ी कम चल रहा है, साइकिल काफ़ी कम चल रहा है, यहाँ तक में इसका साइकिल काफ़ी कम चला है, 1 और 1 2 चला, तो ये लो पिच होगा। लेकिन इसका सेम लेंथ में क्या हो रहा है, इसके साइकिल काफ़ी चल रहा है, 1 2 3 4, तो इसके क्या हो गया, हाई पिच हो गया। तो ये जो साउंड आपके पास इतना दूर जो ट्रैवल करने में जो ज़्यादा साइकिल लेकर आएगा, ये आवाज़ काफ़ी श्रिलनेस रहेगा, ठीक है ना, काफ़ी मधुर आवाज़ रहेगा। और ये जो कम साइकिल में ही आपके पास जो आ गया, ये आवाज़ काफ़ी आपको भद्दा टाइप रहेगा, ठीक है ना। जैसे मैं इसको डिफिनीशन की तरह से बताता हूँ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑडिबल साउंड डिटरमाइन लो और हाई, हाउ हाई और लो वी प्रिसीव द साउंड्स, मतलब कैसे हम लोग साउंड्स को पहचानते हैं, इज नोन एज द पिच ऑफ द साउंड्स, ठीक है ना। ये श्रिलनेस को इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, श्रिलनेस को। जैसे देखिए, हाई पिच किसका होता है, हाई पिच जिसका आवाज़ में क्या हो, मधुरता, ठीक है। जैसे फीमेल का साउंड क्या होता है, काफ़ी लो हाई पिच रहता है, हाई पिच रहता है तो उसके आवाज़ थोड़ा सा मेलोडियस रहता है। गिटार का साउंड आपका कैसा है, हाई पिच का। लो पिच जिसके आवाज़ थोड़े से भद्दे टाइप रहते हैं, जैसे मेन आदमी का ढोलक आवाज़ हो गया, क्रो कौवा का आवाज़, ऐस गधा का आवाज़, इस सब में क्या होता है, पिच काफ़ी लो होता है, पिच काफ़ी क्या होता है, लो होता है। तो यही आपका पिच का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आता है लाउडनेस।
लाउडनेस मतलब होता है जोर से बोलना। जोर से बोलने पर हम लोग का एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड। जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वो क्या होगा, बहुत आवाज़ आपको जोर से आएगा, और जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा उसका क्या हो जाएगा, वो काफ़ी धीरे धीरे आवाज़ आएगा। जैसे ये एक साउंड है जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, इतना इतना लेंथ का है एम्पलीट्यूड है, और ये एक साउंड है जिसका एम्पलीट्यूड काफ़ी कम है, तो ये काफ़ी धीरे धीरे आवाज़ आएगा। ये हाई एम्पलीट्यूड है तो आपको लाउड साउंड आएगा। ये लो एम्पलीट्यूड है तो लो साउंड आएगा। लो साउंड वुमेन का जनरली लो साउंड होता है, और मेन का जनरली एम्पलीट्यूड हाई रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर कानाफूसी करना रहे तो वुमेन ज़्यादा अच्छे से कर सकती हैं इन कंपेरिजन ऑफ मेन, ठीक है ना। तो लाउडनेस का एक बार डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। द लाउडनेस ऑफ द साउंड्स ह्यूमन परसीव्स रिलेट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ द ऑडिबल साउंड। उसके इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी हम लोग जस्ट आगे पढ़ेंगे जो हम लोग एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो चलिए जल्दी से इसको देखते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को एक बार में देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ साउंड्स एनर्जी पासिंग ईच सेकंड थ्रू यूनिट एरिया। मतलब हर सेकंड पे जितनी यूनिट एरिया पे जितना साउंड्स पास हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। अगर कम पर जा रहा है तो उसका इंटेंसिटी क्या रहेगा, काफ़ी हाई रहेगा। ज़्यादा एरिया पे जा रहा है तो उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई ऐसे आवाज़ करके जोर से बोल देता है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एरिया कम मिल रहा है तो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा जाएगा, इंटेंसिटी उसका काफ़ी हाई रहेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वालिटी और टिम्बर के बारे में। तो क्वालिटी और टिम्बर एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके द्वारा हम लोग आदमी का आवाज़ पहचान जाते हैं। जैसे घर में कोई बोलता है तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि अच्छा ये पापा का आवाज़ है, ये मम्मी का आवाज़ है। तो ये कैसे हम लोग पहचान पाते हैं, ये टिम्बर क्वालिटी के कारण। हर आदमी का बोलने का क्वालिटी अलग अलग है, उस क्वालिटी के थ्रू हम लोग उसको पहचान जाते हैं कि अच्छा इसका आवाज़ है, ये उसका आवाज़ है, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी बाई विच टू साउंड्स ऑफ द सेम पिच, अगर सेम पिच है, सेम फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट सोर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, उसको हम लोग पहचान लेते हैं, अंतर पहचान लेते हैं फ्रॉम ईच अदर, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वालिटी, या फिर इसको टिम्बर बोलते हैं, ठीक है। अब टोन और नोट्स ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है, ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। टोन को समझ जाइए बस एक वर्ड में कि जिसका सिंगल फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग टोन बोलते हैं, और इसको सुनाई भी दे सकता है। नोट के बारे में अगर बात करें तो ये मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं नोट, और इसको क्या बोलते हैं, टोन। ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में काम आता है, जो अभी आपको उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। बस आपको डिफिनीशन इसके बारे में पढ़ना है। टोन सिंगल फ्रीक्वेंसी और नोट क्या हो जाता है, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी। इसके बाद दो टॉपिक और हैं, नॉइस और म्यूजिक। नाम से ही पता चलता है नॉइस क्या होता है। नॉइस शोरगुल मतलब अनप्लीजेंट साउंड जो आप सुनना नहीं चाहते हैं। जैसे ट्रैफिक साउंड है, ट्रैफिक साउंड एक तरह का क्या है, नॉइस है। तो नॉइस कैसे प्रोड्यूस होता है, इसमें क्या होता है, रैंडम मैनर में फ्रीक्वेंसी चलते हैं, फ्रीक्वेंसी तरीके से चल ही नहीं रहे हैं। कभी मान लीजिए कि 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज बने तो कभी 1 सेकंड में 100 हर्ट्ज बन गए, तो ये क्या होगा, रैंडम मैनर में चल रहा है। तो दिस इज योर नॉइस। म्यूजिक जस्ट इसका उल्टा, जो हमारे कान को सुनने में अच्छा लगे। तो द साउंड विच इज प्लीजिंग टू ईयर, जो सुनने में क्या होते हैं, अच्छे लगते हैं। ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से चलते हैं, वाइब्रेटिंग इन द यूनिफॉर्म मैनर में, काफ़ी तरीके से चलते हैं। जैसे गिटार का साउंड है, हारमोनियम का साउंड है, ये सब क्या होता है, एज ए म्यूजिक की तरह हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जस्ट लाइक एज लाइट की तरह ही है। जैसे हम लोग लाइट में पढ़े रिफ्लेक्शन और उसका लॉ पढ़े एकदम बिल्कुल एज इट इज है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स का बारे में बात करते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड्स व्हेन इट स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, जब ये हार्ड सरफेस पे आता है तो ये आकर क्या होता है, टकराते हुए साउंड पास हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स। और इसके सेम दो लॉ हैं जो हम लोग वहाँ पर पढ़ते थे लाइट में। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट साउंड्स, रिफ्लेक्टेड साउंड्स एंड नॉर्मल। उसमें हम लोग लाइट वर्ड यूज़ करते थे, इसमें हम लोग साउंड वर्ड यूज़ करेंगे। ये हमारा इंसिडेंट साउंड है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड साउंड है, ये हमारा नॉर्मल, एक ही प्लेन पे लाई करता है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस यही साउंड्स के बारे में है। तो साउंड्स का रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसका हम लोग यूज़ इको और रिवर्बरेशन में करते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक शायद इको ही है। अगला टॉपिक है इको। इको क्या होता है, द रिफ्लेक्टेड साउंड्स। जैसे आवाज़ क्या रिफ्लेक्ट हो गया फिर हमारे ही पास आ गया, अगर वो कहीं और चला गया तब वो इको नहीं है, लेकिन वो गया और आपस में टकराने के बाद मेरे ही पास आ गया, द रिफ्लेक्टेड साउंड, ठीक है ना, इज नोन एज इको। तो इको का अगर डिफिनीशन देखें, द रिपीटेशन ऑफ साउंड काउज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इको। तो इको ध्यान से देखो, जैसे ये गया, यहां से मैं बोल रहा हूं, ये साउंड गया और फिर मेरे ही पास आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इको। तो इसका अगर स्पीड करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या हुआ,
एक बार अगर ये डिस्टेंस एस है तो एक बार जाने में एक बार आने में, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2s/t। इसका स्पीड क्या हो जाता है, इसका स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है 2s/t। और रिवर्ब्रेशन क्या होता है, रिवर्ब्रेशन क्या होता है, जैसे मैं कहीं बोला और वो गया टकरा कर फिर मेरे पास आया, फिर गया फिर टकरा कर मेरे पास आया, फिर गया फिर टकरा कर मेरे पास आया, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्ब्रेशन। रिवर्ब्रेशन क्या होता है, जैसे मैं जोर से बोला ना तो बार बार वो आवाज गूंज रहा है, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्ब्रेशन। तो रिवर्ब्रेशन का डिफिनेशन देखें तो परसिस्टेंस ऑफ साउंड्स आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप्ड, मतलब जैसे सोर्स जो तो स्टॉप्ड हो गया बट उसके कारण भी क्या हो रहा है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन आ रहा है, जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है, ड्यू टू द वॉल सीलिंग किसी से भी टकराकर, इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्ब्रेशन, ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्ब्रेशन। तो रिवर्ब्रेशन सही चीज नहीं है, रिवर्ब्रेशन आवाज गूंजता है तो वहां पर कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता है। तो रिवर्ब्रेशन और इको को हम लोग एक निगेटिव इफेक्ट मानते हैं, तो इनको हम लोग कम करना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, तो उसको इको और रिवर्ब्रेशन से बचने के लिए हम लोग कुछ सॉल्यूशन है, जो वॉल को हम लोग रफ बनाते हैं, खुरदुरा वॉल रहता है। अगर एकदम पॉलिश्ड वॉल रहेगा ना तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन एकदम शानदार होगा, तो इसीलिए हम थोड़ा सा खुरदुरा वॉल बना देते हैं। और स्टेप्ड फ्लोर, फ्लोर वाइज मतलब जैसे फ्लोर बनाना है तो उसमें थोड़े से क्या होते हैं, स्टेप टाइप बनाते हैं, सीढ़ी नुमा बना देते हैं। सीलिंग को कर्व कर दीजिए, सीलिंग को थोड़ा सा ऐसे ढाल दीजिए, मतलब एकदम डायरेक्ट मत रखिए, डायरेक्ट रखोगे तो वो फिर एक ही जगह टकराए ना, ऐसे रखेंगे तो बहुत जगह टकराए, तो बहुत जगह वो क्या हो जाता है, इंसर्ट कर जाता है। और कर्टेन लगा सकते हैं, पर्दे उर्दे लगा सकते हैं, वो भी आवाज़ को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन इको और रिवर्ब्रेशन से बचाते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़्यादातर मेनली ध्यान रखा जाता है रिवर्ब्रेशन का जब हम लोग थिएटर या कोई ऑडिटोरियम बना रहे हैं, जैसे मूवी सिनेमा हॉल में आप लोग ये ज़्यादा हम लोग को इस पर ध्यान रखते हैं, ठीक है ना, कि मतलब जाके ये आवाज़ फिर ये रिपीट ना करे, रिवर्ब्रेशन का केस न बने, ठीक है ना, तो इसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब यूजेज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स का कहीं कहीं यूजेज भी है। तो पहला यूज है हमारा मेगाफोन। मेगाफोन पहले यूज होता था, ऐसे आवाज़ करते थे तो वो रिफ्लेक्ट होते होते दूसरे जगह जाता था, लेकिन अब मेगाफोन काफ़ी कम यूज हो रहा है। स्टेथोस्कोप, जैसे डॉक्टर हैं, आला जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो लगाकर सुनते हैं तो हार्ट का आवाज़ क्या होता है या फिर हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का जो आवाज़ होता है, नाड़ी उड़ी कहीं का भी, तो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट होते होते डॉक्टर्स के कान तक आता है, तो उसको वो फिर वो समझ जाते हैं कि पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, तो एज ए स्टेथोस्कोप की तरह यूज़ करते हैं, साउंड बोर्ड की तरह यूज़ करते हैं। तो दिस इज द यूजेज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड आप लोग भूलिए मत, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, उसके काफ़ी काम है, उसके काफ़ी यूजेज है। पहला यूज़ क्या है, इट इज़ यूज टू डिटेक्टिंग क्रैक्स इन मेटल्स। मेटल्स में अगर क्रैक्स रहें तो फिर उसको ये तुरंत पकड़ लेता है। कैसे पकड़ लेता है ये, जैसे मेटल से उसको इंडस्ट्री या ब्रिज बनाने में काम आ रहा है। अगर मेटल्स काफ़ी बड़ा है, अगर मान लो सपोज बीच में कहीं क्रैक है या किनारे कहीं क्रैक है, तो क्या होता है, वहाँ पर हम लोग अल्ट्रासाउंड छोड़ते हैं। तो जैसे अल्ट्रासाउंड छोड़ते हैं तो जहाँ क्रैक होगा वहाँ पर रिफ्लेक्शन या फिर वहाँ पर जो आवाज़ होगा वो एक अलग टाइप का प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से वहाँ पर हम लोग क्रैक को क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड। सेकंड यूज का बात करें तो क्लीनिंग एजेंट। कहीं कहीं क्या होता है, एक ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर हाथ हमारा नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पर हम लोग अल्ट्रासाउंड छोड़ते हैं, तो सारे डर्ट पार्ट को क्या कर लेते हैं, बाहर क्या कर देता है, वो क्लीन कर देता है। थर्ड अगर इसका यूज़ करें तो किडनी में इट इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को चेक करने में भी काम होता है, ऐसे ये मेडिकल पर्पज़ पे है। तो बस आपको एज अ देख लेना है कि अंदर वाले इंटरनल ऑर्गन को इन्वेस्टिगेट करने में काम आता है, जैसे किडनी, यूट्रस, हार्ट, इस सब में। फोर्थ हमारा इसका यूजेज देखें तो कहीं कहीं किडनी में पत्थर आ जाता है, जिसको हम लोग पथरी के फॉर्म में बोलते हैं। तो किडनी स्टोन को क्या करता है, फाइन ग्रेन्स बना देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड का अगर उस पर छिड़काव किया जाए, लेकिन वो एक लिमिटेड साइज तक किडनी का स्टोन रहे तब। अगर काफ़ी बड़ा स्टोन हो गया तब तो उसका फाइनल ट्रीटमेंट उसका ऑपरेशन ही है। बट अगर छोटे साइज का अगर किडनी स्टोन रहा तो अल्ट्रासाउंड से उसको छोटे छोटे फाइन ग्रेन्स बना देते हैं, जो बाद में यूरिन के फॉर्म में क्या हो जाता है, बाहर फ्लश हो जाता है। इसके बाद हम लोग लास्ट अगर हम लोग यूज़ करें तो इट इज़ यूज एज सोनार। सोनार अभी आपके टॉपिक से हट गया है टॉपिक। ऐसे सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। ये बाद में आप पढ़ोगे, पहले तो ये आपके सिलेबस में था लेकिन अभी डिलीटेड हो चुका है। इससे हम लोग स्पीड ऑफ साउंड या फिर ओशियन के बारे में, उसका डेप्थ, सब के बारे में मेजर करते थे, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक याद रखिए, दो साउंड्स के बीच में कम से कम 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए, नहीं तो आप आवाज़ को पहचान नहीं पाओगे।
जैसे शोरगुल में हम लोग आवाज़ को नहीं पहचान पाते। क्यों नहीं पहचान पाते हैं? क्योंकि एक ही साथ बहुत सारा आवाज़ आता है और उन दोनों आवाज़ के बीच में 0.1 सेकंड का गैप नहीं रह पाता है, तो इसीलिए हम लोग आवाज़ को कन्फ्यूज हो जाते हैं, कौन बोला कैसे बोला। तो इसलिए दो आवाज़ के बीच में 0.1 सेकंड का गैप रहता है। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को वन शॉट्स के फॉर्म में रिवाइज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल या फिर मैं इसमें लिंक पे भी मैं शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।